हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। दोस्तों, आप सब लोगों का कमेंट्स आ रहे हैं कि सर 5वां नंबर प्रैक्टिस सेट कहाँ रह गया, आप वीडियो बनाना छोड़ दिए क्या? दोस्त, ऐसा कभी भी मत सोचिएगा, क्योंकि पीडीएफ बनाने में थोड़ा समय लग जाता है और बहुत सारी किताबों को लेकर एक साथ हमको बैठना पड़ता है, तब जाकर के एक वीडियो मैं आपके लिए तैयार कर पाता हूँ। तो दोस्तों, ऐसे में प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका ही चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेट प्राप्त हो पाए। तो आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर कितना होगा? 5वां। और आज के इस प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में फिर से टारगेट होगा कि आप अपनी आदत डालिए कि किसी हाल में 30 प्लस इस 40 क्वेश्चनों में आप प्राप्त कर पाएँ। जैसा कि हम जानते हैं कि 40 नंबर जो अंक के प्रश्न होते हैं जीके का, उस सेशन में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उससे, भूगोल और पारिस्थितिकी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सभी प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। तो ध्यान से देखिए और 30 प्लस आंकड़ा आदत डालिए 5वें नंबर सेट में। आपका हार्दिक अभिनंदन। आइए शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन के साथ। प्रश्न है कि महात्मा गांधी को आधुनिक युग का अजात शत्रु किसके द्वारा संबोधित किया गया था? ऐसे तो अजात शत्रु के रूप से राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है, लेकिन महात्मा गांधी को यह बात आधुनिक युग का अजात शत्रु किसके द्वारा संबोधित किया गया? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गोपाल कृष्ण गोखले या उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है? सही आंसर है कि महात्मा गांधी को आधुनिक युग का अजात शत्रु किसी ने कहा था तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन का बी अगर आपने भी सिलेक्ट किया था तो आपका आंसर सही है। आप अंत में जरूर आप अपना स्कोर जो भी आते हैं 10, 15, 20, 25, 30, 35 या टोटल 40 to 40, उतना जरूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम धन निष्कासन पद का प्रयोग किया था? यहाँ पर किस होगा? तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम धन का निष्कासन पद का प्रयोग किया था? आप जानते हैं कि सही बात है कि धन के निष्कासन से संबंधित जो बातें हैं वो ओल्ड ग्रैंडमैन ऑफ इंडिया, जिनको हम और आप दादा भाई नौरोजी के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा लाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने भी दूसरे का ऑप्शन नंबर सी चुना है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर प्रश्न है, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा के दोषियों में शामिल रहने वाले किस व्यक्ति को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया? आप सभी जानते हैं कि लाहौर षड्यंत्र मुकदमा एक भयानक मुकदमा था जो हमारे देश के कुछ युवा क्रांतिकारियों के ऊपर चलाया गया था। इसमें दोषी व्यक्तियों को फांसी दिया गया था। तो वही पूछा जा रहा है कि 23 मार्च 1931 को जो फांसी दी गई उसमें कौन कौन से व्यक्ति शामिल थे? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, याद रखेंगे ये तीनों के तीनों शामिल थे। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही आंसर हो जाएगा। तीसरे का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चौथा नंबर प्रश्न आपके पास है। चौथा नंबर प्रश्न कहता है, भारत में भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लाया गया था? भारत में भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लाया गया? सही आंसर हो जाएगा चौथे का ऑप्शन नंबर आपके सामने सी, विलियम बेंटिंक के द्वारा भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत महलवाड़ी व्यवस्था लाया गया था। तो याद रखेंगे महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लाया गया था? विलियम बेंटिंक के द्वारा। आइए बढ़ते चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 5वां नंबर प्रश्न ये रहेगा कि भारत सेवक समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? भारत सेवक समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से आप किनको मानते हैं? 5वें का सही आंसर अगर आपने भी चुना है ऑप्शन नंबर ए तो सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको हम लोग महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु के नाम से जानते हैं और इन्हीं को मिस्टर जीना के भी राजनीतिक गुरु के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे में भारत सेवक समाज के संस्थापनकर्ता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 5वां नंबर प्रैक्टिस सेट, अगर कोई भी प्रैक्टिस सेट आपका छूट गया है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में चले जाइए। वहाँ पर बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्ज़ाम नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसमें आप री एग्जाम्स के लिए प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। बहुत मेहनत करने के बाद से क्वेश्चनों को इस प्रकार से बीपीएससी लेवल का मैं संग्रहित कर पाता हूँ। ऐसे में दोस्त हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे क्वेश्चन आपके सामने है
1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? सही आंसर है अंबिका चरण मजूमदार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठे का ऑप्शन नंबर बी अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल सही आंसर है। आइए बढ़ते चलते अपने 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति की गठन की थी? आप सभी जानते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो हंटर समिति का एक गठन किया गया था, जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, लेकिन उसने रिपोर्ट बेहतर तरीके से नहीं दिया। ऐसे में राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी एक जांच समिति की गठन किया था। ऐसे में बोला जा रहा है कि उस समिति के अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? 7वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अगर आपने भी चुना है मदन मोहन मालवीय के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न कहता है, गदर पार्टी जिसकी स्थापना जो है अमेरिका में हुआ था, संस्थापक सदस्य निम्नलिखित में से आप किन को मानेंगे? गदर पार्टी जिसकी स्थापना अमेरिका में हुआ था, इसके संस्थापक सदस्य में से निम्नलिखित में से कौन शामिल थे? थोड़ा सा घुमाया फिराया हुआ क्वेश्चन है। लाला हरदयाल भी थे, रामचंद्र भी थे, सोहन सी भाकना भी थे और एक मुस्लिम लीडर भी उसमें शामिल थे। तो गदर पार्टी जिसकी स्थापना अमेरिका में हुआ था, इसके संस्थापक सदस्यों में से निम्नलिखित में से कौन थे? उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं प्यारे दोस्तों अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9वां नंबर प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न है कि आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसको माना जाता है? याद रखेंगे, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसको माना जाता है? 9वें का सही आंसर हो जाएगा कि निकोलस कोपरनिकस जो हैं उनको आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक माना जाता है। निकोलस कोपरनिकस का जन्म जो है दोस्तों पोलैंड में हुआ था। तो ऐसे में पूछा जा सकता है कि आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक जिनको हम लोग निकोलस कोपरनिकस कहते हैं, बताइए कि उनका जन्म किस देश में हुआ था? तो सही आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक निकोलस कोपरनिकस को माना जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 10वां नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार सौर मंडल का चौथा ग्रह कौन सा है? सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार सौर मंडल का चौथा ग्रह आप किसको मानेंगे? तो सबसे पहले बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी और उसके बाद चौथे नंबर पर मंगल आता है। तो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार सौर मंडल का चौथा ग्रह निम्नलिखित में से कौन होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह को आप चौथा ग्रह के रूप में रखेंगे सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार। आइए बढ़ते चलते हैं दोस्तों अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। IUGG जिनको हम लोग इंटरनेशनल यूनियन एंड ऑफ जियोडेसी एंड जियो फिजिक्स के नाम से जानते हैं। तो IUGG के अनुसार जो है पृथ्वी की भूप्रपट्टी की मोटाई कितनी बताई गई है? याद रखेंगे, IUGG के अनुसार पृथ्वी की भूप्रपट्टी की मोटाई लगभग कितनी बताई गई है? सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों 30 किलोमीटर, वरना ऐसे में भूप्रपट्टी की मोटाई 100 किलोमीटर बताई जाती है। लेकिन IUGG कहता है कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी की मोटाई महज 30 किलोमीटर है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है, यूराल पर्वत जो कि मध्य रूस में स्थित है। तो सबसे पहले तो याद हो गया कि यूराल पर्वत कहाँ पर उपस्थित है? यह मध्य रूस में स्थित है। उसका सर्वोच्च बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा होगा? यूराल पर्वत जो कि मध्य रूस में स्थित है, इसका सर्वोच्च बिंदु निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोरा नेरोडनाया जो है यूराल पर्वत की मध्य रूस में स्थित सर्वोच्च बिंदु जो है गोरा नेरोडनाया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न आपके पास है और 13वां नंबर प्रश्न कहता है कि थालघाट दर्रा और भोलघाट दर्रा नहीं, भोरघाट दर्रा जो है भारत के किस राज्य में उपस्थित है? थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा भारत के किस राज्य में उपस्थित है? 13वें का सही आंसर हो जाएगा कि दोस्तों यह महाराष्ट्र में उपस्थित है। याद रखेंगे, थालघाट और भोरघाट जो होता है यह महाराष्ट्र में उपस्थित है। इसमें ऑप्शंस में कहीं ऑप्शन महाराष्ट्र नहीं दिया गया है। ऐसे में ऑप्शन नंबर ई इसका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपके पास है और 14वां नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री लहरों से होने वाला अपर्दन एवं निक्षेपण नहीं है?
आप निम्नलिखित में से किसको समुद्री लहरों से होने वाला अपरदन या निक्षेपण के नाम से नहीं जानेंगे। 14वें का सही आंसर है दोस्तों कि जो मेहराब है और खड़ी चट्टान है यह समुद्री लहरों की वजह से अपरदन निक्षेपण से होता है, लेकिन लोएस जो है यह समुद्री अपरदन एवं निक्षेपण से नहीं होने वाला एक आकृति है। तो लोएस जो है वह समुद्री लहरों और अपरदन के कारण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए बढ़ते चलते 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15वां नंबर प्रश्न आपके सामने है और 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। बेहद ही आसान प्रश्न एक पूछा गया है। उम्मीद करेंगे कि 15 नंबर प्रश्न का आंसर आप जरूर यकीनन आप इसको सही करेंगे। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। 15वां का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। आज के सेशन में आपके पास टारगेट होगा 30 प्लस आंकड़े, 35 प्लस तो कर लीजिए तो यकीनन समझ लीजिए कि आप तो महाराज बहुत बड़े पोस्ट पर खड़े हुए हैं और बड़े से पोस्ट पर आप जाने वाले हैं। ग्लोब पर बिहार कहाँ स्थित है। प्रश्न आपके पास, ग्लोब पर बिहार कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर बताएं उससे पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि हम उस हिसाब से अगले 6 नंबर जो प्रैक्टिस सेट हो उसी हिसाब से क्वेश्चंस को लेकर के आएँ, ताकि आप एक सुधरा हुआ रूप लेकर के आइए और मतलब प्रश्नों की कठिनाइयाँ धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जाम्स आएगा वैसे वैसे कठिन प्रश्न आपके पास रखेंगे। एक आदत बनाइए। ग्लोब पर बिहार कहाँ स्थित है। तो ग्लोब पर दोस्तों बिहार कर्क रेखा के उत्तर में उपस्थित है। ग्लोब पर बिहार कहाँ स्थित है। तो ग्लोब पर बिहार कर्क रेखा के उत्तर दिशा में उपस्थित माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब यहाँ से मैथमेटिक्स का सेशन स्टार्ट होगा। 15 संख्याओं का औसत 18 है, ठीक है, और कहता है प्रथम 8 का औसत 19 है एवं अंतिम 8 का औसत 17 है, तो 8वीं संख्या क्या होगी। 15 संख्याओं का औसत 18 है, यानी कि 15 संख्याओं का औसत जो होगा उसको हम लोग पता कर लेंगे कि पूर्ण संख्या कितनी है। तो 15 में 18 से गुना करेंगे तो आपके पास 270 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि प्रथम 8 का औसत जो है तो 8 में 19 से गुना कीजिएगा, 19 8 52 यानी कि 152 और प्लस कर लीजिए यहाँ पर अंतिम 8 का, तो 8 17 8 36 अर्थात 136। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। कहने का मतलब हुआ जोड़ करके आएगा 8 8 और कितना 2। अब इसी को घटा देंगे यानी कि 8 में से 0 चला जाएगा 8 हो जाएगा और उसके बाद 8 में से 7 चला जाएगा 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि पूछा जा रहा 8वीं संख्या क्या है। तो 8वीं संख्या उपरयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हमारा आंसर 18 आ रहा है और कहीं पर आंसर दिया नहीं है। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। मैथमेटिक्स बनाने के लिए सबसे पहले आप एक कलम ले लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए, उसके बाद बैठ जाइए और प्रश्न को आराम से धीरे धीरे करके आप जो है इसको हल कीजिए। लीजिए 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न को देखिएगा। यदि ए एवं बी ने क्रमशः 7,000 और 8500 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया, उन्हें कुल लाभ 9300 रुपया मिला, तो बी का हिस्सा क्या हो जाएगा। साझेदारी और हिस्सेदारी से यह प्रश्न एक पूछा गया है। तो ए और बी मिल करके 7,000 और 8500 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किए, उन्हें कुल लाभ 9300 रुपया मिला, तो पूछा जा रहा है कि बी का हिस्सा कितना है। देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाते हैं, इसको आसानी से पहले समझिए। सबसे पहले कि ए और बी, तो याद रखेंगे ए बटा क्या कर दीजिए बी, इसका अनुपात निकालिए। तो ए ने लगाया 7,000 रुपये, ठीक है। कुल मिलाकर के इन्होंने 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, क्योंकि समय लगा दिया है तो 1 साल के लिए ही लगाया जाता है। उसके बाद बी ने लगाया 8500, ठीक है, मल्टीप्लाई 12 कर दीजिए, 00 से 00 खत्म और इसके बाद 12 से 12 खत्म, यानी ए और बी का अनुपात आपके पास जो आया वो है कि ए बाई बी का अनुपात, यानी कि ए अनुपात बी। याद रखेंगे ए अनुपात कितना, बी का मान 70 आया, ठीक है, और अनुपात 85 आया। यानी कहता है कि कुल जो लाभ हुआ यानी 9300 जो है वो 70 और 85 को जोड़ने से प्राप्त होता है। टोटल यानी 155 हुआ, ठीक है। 155 कितने के बराबर है, तो 155 जो है दोस्तों वह 9300 के बराबर है। इसको कटाइएगा तो यानी कि एक कितना के बराबर होगा, तो 60 के बराबर। यदि एक 60 के बराबर है तो बी का हिस्सा पूछा जा रहा है। तो बी कितना था, 85 था, तो 85 को गुना कर दीजिए कितने से, 60 से, तो 0 कर दीजिए, 6 5 30 का 0 कीजिए और 8 6 48 और 3 51 कर दीजिए। 5100 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि बी का हिस्सा आप आसानी पूर्वक निकालना सीख गए होंगे।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है 19 नंबर प्रश्न है, देख लीजिएगा। 19वां नंबर प्रश्न है 400 की कितना प्रतिशत वार्षिक, ध्यान रखिएगा, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपया हो जाएगा। बहुत ही शानदार एक प्रश्न है। रुपये 400 की कितना प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपये हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मूल का मान कितना दिया है, 400 दिया है, ठीक है, और उसके बाद CI का मान कितना दिया है, 41 दिया गया है। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो दोस्तों मिश्रधन प्राप्त होता है। इस कंडीशन में सबसे पहले हम मिश्रधन निकालेंगे और मिश्रधन का मान हो जाएगा 400 + 41 यानी कि 441 मिश्रधन हुआ, और P का मान हमारे पास 400 उपलब्ध है मूलधन। ऐसे में रेशियो निकालने में, दर निकालने के लिए, रेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है R = A/P और पावर 1/T और माइनस कितना करते हैं, 1 कर देते हैं। ये निकालने का फॉर्मूला होता है, इसी पर हम लोग रखेंगे। तो चलिएगा, A का मान 441 आया है और बाई कितना करेंगे, 400 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 क्योंकि T का मान 2 है, -1 करेंगे। 1/2 कहने का मतलब किसका वर्गमूल निकालना है, तो 441 का वर्गमूल दोस्तों 21 हो जाएगा, बटा में 20 हो जाएगा, -1 कर दीजिएगा, ठीक है, और उसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 20 में 1 से गुना कराएंगे तो 21 में से 20 चला जाएगा, 1/20 बचेगा, बटा का जोड़ करेंगे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे। 20 से कटा दीजिए इसको 5 बार में, कुल हमारे पास मान आ जाएगा ओनली 5%। देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5% आंसर ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। आइए बढ़ते चलते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न का आप आसानी पूर्वक से आंसर निकाल पाइएगा। प्रश्न है कि साइन 20 डिग्री बटा कॉस 70 डिग्री का मान कितना हो जाएगा। तो याद रखिएगा, साइन और कॉस दो ठो आपके पास निष्पत्ति दिया गया हो, वो भी बट्टा में दिया गया हो, और दोनों को जोड़ने से 90 डिग्री हो जाता हो, तो कुछ नहीं सोचना है, यह कट करके एक मान हो जाता है। वहीं पर अगर ये प्लस में रहता तो उस कंडीशंस में 2 हो जाता, और यदि माइनस में रहता तो कट करके 0 हो जाता। तो यहाँ पर बटा में दिया गया है, कहने का मतलब कि P/Q के रूप में है। ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इस बेस पर आप क्वेश्चंस BPSC TRE 3.0 का जो एग्जाम कैंसिल हुआ है, मतलब री एग्जामिनेशन की जिसकी बात हो रही है, ऐसा प्रश्न आपने ज़रूर देखा होगा। 3 sin x - 4 cos x का निम्नतम मान कितना होगा। सबसे पहले निम्नतम मान ऐसे निकालते हैं, माइनस और उसके बाद 3 का स्क्वायर करेंगे और प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे। माइनस रहने दीजिएगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 में 9 जोड़िएगा 25 होगा, और 25 का वर्गमूल 5 आएगा। 5 के पहले ये माइनस चिन्ह लगा रहेगा, माइनस में 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि पूछता है कि इसका अधिकतम मान कितना हो जाएगा तो प्लस वाला ले लेते, ऐसे में 5 हो जाता मान, लेकिन हमसे पूछा गया है निम्नतम मान कितनी है। 21 प्रश्न हो चुके हैं, उम्मीद करते हैं कि करीब करीब 16, 17, 18 के करीब तो ज़रूर आप होंगे, 15 तो ज़रूर यहाँ तक कर लिए होंगे। देखना यह है कि आगे कितना सही कर पाते हैं। प्रश्न देख लीजिए, 5 है, 7 है, 15 है, 17, 9, 19, 11 और 17 का माध्यिका क्या होगा। सबसे पहले तो हम माध्यिका निकालने के लिए इन सभी को हम लोग आरोही क्रम में सजा लेते हैं, छोटे से बड़ा। तो पहले नंबर लिखेंगे 5, उसके बाद लिखेंगे 7, उसके बाद लिखेंगे 9, उसके बाद लिखेंगे 11, 11 के बाद हम लोग क्या लिखेंगे 15, 15 के बाद लिखेंगे 17 2 बार, और उसके बाद एक बार फिर से लिख लेते हैं, ताकि देख लीजिएगा। सबसे पहले 5 लिखिए, उसके बाद छोटा दिखा नहीं पा रहा है, आगे देखेंगे 5 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा 7, उसके बाद हो जाएगा आपके पास 9, उसके बाद 11 हो जाएगा, 11 के बाद 15 हो जाएगा, उसके बाद 17, उसके बाद 17 और उसके बाद 19 हो जाएगा। देखिएगा इसमें कुल पदों को जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। ऐसे में 2 ठो पदों को लेकर के उसका औसत निकाल दिया जाता है। तो 3 इधर छांट दीजिए और 3 इधर छांट दीजिए, यानी कि पहला वाला मान 11 हो जाएगा, दूसरा वाला मान 15 हो जाएगा। दोनों का औसत निकाल दीजिएगा, 2 से भाग दीजिएगा। 11 में 15 को जोड़ेंगे 26 हो जाएगा, और 26 में 2 से भाग दीजिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि 13 आपको आंसर इसका जो है माध्यिका प्राप्त हो जाएगी। ऐसे माध्यिका अगर ये विषम संख्या होता तो आधे पार्ट को एक तरफ छांटकर आधे पार्ट को एक तरफ, बीच वाले मान को हम लोग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 23 नंबर क्वेश्चन है।
चलिए थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर लगभग आ गया है। चलिए देखते हैं। 23वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न देख लीजिएगा। किसी आयत की लंबाई में 10% एवं उसकी चौड़ाई में 20% बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। दोनों में कहा जा रहा है कि दोनों में आप बढ़ाइए। किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और उसकी चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो जाती है। दोनों में वृद्धि हो रहा है, इसलिए प्लस और प्लस 20 करेंगे। प्लस और प्लस को गुना करेंगे, प्लस होता है, दोनों का गुणनफल करेंगे 10 गुने 20 और बाई करेंगे 100। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 20 में 10 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा और 30 में 2 एकम 2 जब गुना कराएंगे 2, तो 30 और 2 कुल मिलाकर के हमारे पास 32 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि 32% इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपने भी मंगाया होगा। आगे बढ़ते चलते हैं। दोस्तों प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, बहुत मेहनत करना पड़ता है एक वीडियो को बनाने में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम कुछ ही दिनों में आपका और बेहतर तरीके से सपोर्ट कर पाएँ। ए एवं बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं। ए अकेले उसे पूरा करने में के लिए 24 दिन लगाता है, तो बी उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 आदमी हैं और दोनों आदमी अगर काम साथ में करते हैं तो दोनों मिल करके 16 दिन में निपटा देते हैं। ए अकेले अगर काम करता है तो 24 दिन में करता है। ठीक है, तो बी उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा। बस करना कुछ नहीं है, दोनों का योगफल कर दीजिए, यानी कि 16 गुने कितना 24 और बटा 24 माइनस 16 कर दीजिए। 16 में 24 से गुना कर दीजिए, रहने दीजिए। 16 गुने कितना 24, लेकिन जो घटाए थे 24 में से 16 8 आया था, कटा दीजिए 3 बार में। 16 में 3 से गुना कीजिए, 16 3 48। याद रखेंगे 48 दिन में बी अकेले उस काम को निपटा देगा। आगे बढ़ते चलते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब यहाँ से शुरू हो जाता है आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होगा इन्वायरमेंटल और याद रखिएगा करेंट अफेयर से क्वेश्चंस। प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। प्रश्न है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन बिहार एवं नेपाल के संयुक्त परियोजना है। तो याद रखिएगा नेपाल और बिहार का संयुक्त परियोजना निम्नलिखित में से कौन होगा। 25वें का सही आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोशी परियोजना जो है वह बिहार और नेपाल का संयुक्त परियोजना के रूप में जाना जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का है कि 4 अप्रैल 2024 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। 4 अप्रैल 2024 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस हाल ही में मनाया गया। सही आंसर है 26 का ऑप्शन नंबर सी। 75वां जो स्थापना दिवस है नाटो का वह 4 अप्रैल 2024 को मनाया गया है। आइए देख लेते हैं। 27 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस ईरानी जहाज और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को लुटेरों से बचाया। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस ईरानी जहाज और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को लुटेरों से बचाया था। तो किस ईरानी जहाज को, तो देखेंगे अल अक्सा, आलमगीर या अल कंबर। याद रखेंगे 27वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अल कंबर को इसने बचाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारतीय नौसेना ने यह साहसी कार्य दिखाया। नरेंद्र मोदी 3.0 सरकार में कितने मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाया गया है। नरेंद्र मोदी 3.0 सरकार में कितने मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाया गया है। दोस्तों हम अब एक बात करना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जो है 18वें लोकसभा चुनाव के जो है वो प्रधानमंत्री फिर से बने हैं और ऐसा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड के बराबर उन्होंने किया है। इस बार मंत्रिमंडल में संख्याएं बढ़ाई गई हैं और ऐसे में कुल मिलाकर के देखा जाए तो 72 मंत्रियों ने शपथ लिया है। उसमें से नरेंद्र मोदी का एक सीट अगर हटा दिया जाए तो 71 मंत्री हैं जिनकी संख्याएं अलग अलग तरीके से बताई गई है। 36 जो है राज्य मंत्री हैं, 5 जो है उसके बाद आपके पास 5 मंत्री ऐसे हैं जो स्वतंत्र प्रभार में हैं और वहीं पर अगर बात किया जाए 31 मंत्री जो है कैबिनेट स्तर के और उसके बाद एक स्वयं प्रधानमंत्री। तो उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर आपके पास 31 इनको ले करके देखें प्रधानमंत्री को छोड़कर, यानी कि 5 6 5 11, यानी कि ये हो जाएंगे आपके पास 41 में 30 जोड़ देंगे तो आपके पास हो जाएगा 71 और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जोड़ देंगे तो ये तो कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लिए
30 ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न आपके सामने है कि वी थिंक डिजिटल किस प्रदेश की कार्यक्रम है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये कंफ्यूज करेगा आपको एग्जामिनेशंस में, इसलिए इस प्रश्न को हमने आपको सेट किया है। वी थिंक डिजिटल किस प्रदेश की कार्यक्रम है। बिहार, उत्तर प्रदेश, असम। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, कोई सही नहीं है। तो दोस्तों ऐसे में इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है। दोस्तों वी थिंक डिजिटल की जो योजना है, इसके तहत महिलाओं को डिजिटली रूप से साक्षर करने की बात इसमें की गई है। इसमें 7 राज्यों को शामिल किया गया है, जिसमें से बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, उसके बाद वेस्ट बंगाल इत्यादि हैं। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 30वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। शुंग वंश का संस्थापक धनानंद नहीं थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था बृहदत्त था। बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वह गलत मिलान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और 31 नंबर प्रश्न आपके सामने रख दिया गया है। 31वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि 75वें गणतंत्र दिवस 2024 में सर्वश्रेष्ठ झांकी किस प्रदेश की रही। 75वें गणतंत्र दिवस 2024 में सर्वश्रेष्ठ झांकी किस प्रदेश की रही। और ऐसे में आपको थोड़ा सा एक बार कमेंट करके बता देना है कि 75वें गणतंत्र दिवस में 2024 में जो है मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे। तो यहाँ पर प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ झांकी किस प्रदेश की रही। सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा की जो झांकी है, जो महिला सशक्तिकरण पर उसको बनाया गया था। तो याद रखेंगे 75वें गणतंत्र दिवस 2024 की सर्वश्रेष्ठ झांकी उड़ीसा से आया था, लेकिन इसमें ऑप्शन उड़ीसा नहीं दिया गया है। यही कारण है कि ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा 32 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में किन 2 देशों में यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया। हाल ही में किन 2 देशों में यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है। ब्राज़ील और अर्जेंटीना, जापान और दक्षिण कोरिया, श्रीलंका और मॉरिशस। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, यह उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में किन 2 देशों में यूपीआई पेमेंट सिस्टम जो है लॉन्च किया गया। सही आंसर है श्रीलंका तथा मॉरिशस में हाल ही में जो है यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है। 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध जो खट्टा होता है। सही आंसर है बैक्टीरिया की वजह से दूध जो है खट्टा हो जाता है। लैक्टोबैसिलस के नाम से उसको हम लोग जानेंगे। यहाँ से साइंस के पार्ट स्टार्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम्स किसमें सहायता करता है। एंजाइम्स निम्नलिखित में से किसमें सहायता करता है। 34वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा एंजाइम्स जो है भोजन को पचाने में हमारी सहायता करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। हर हाल में आप 30+ आंकड़े क्रैश करने की कोशिश कीजिएगा। अनाजों एवं सब्जियों पर किसकी वृद्धि से एफ्लाटॉक्सिन नामक विष स्रावित होता है। अनाजों एवं सब्जियों पर किसकी वृद्धि से एफ्लाटॉक्सिन नामक विष जो है स्रावित होता है। 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फंगस की वजह से यह विष स्रावित होता है। 36 नंबर प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। निम्नलिखित में से लंबाई की सबसे छोटी इकाई आप किसको मानेंगे। सही आंसर है एंगस्ट्रम को जो है लंबाई की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर प्रश्न है जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करेगा। सही आंसर है कि जेट इंजन जो है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध करा दिया गया है। प्रश्न है कि रासायनिक तत्व के अणु के संबंध में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। रासायनिक तत्व के अणु के संबंध में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे संबंधित है। 38 का सही आंसर हो जाएगा चक्रण से। तो रासायनिक तत्व के अणु के संबंध में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध जो है उसके चक्रण से रखा गया है। 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है कि क्यूरी किसकी इकाई है। प्रश्न आपसे पूछा गया क्यूरी निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। ऊर्जा, उष्मा, ताप। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। सही आंसर है दोस्तों उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है, क्योंकि क्यूरी जो है रेडियोधर्मिता का इकाई है। क्यूरी किसकी इकाई है। तो क्यूरी रेडियोधर्मिता का एक इकाई है। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर था। चलते चलाते अंतिम नंबर क्वेश्चन सी नंबर ऑप्शन से ही बचा हुआ है। इस प्रकार
लिए जो है आपके पास से 2 ऑप्शन छूटे हुए हैं। कोई बात नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही, कोई सही नहीं, इसको आप मान लीजिएगा। किसी कारणवश से ये ऑप्शंस हट गए हैं। घड़ियों के पेंडुलम बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग होता है? घड़ियों के पेंडुलम बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाएगा? 40वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइक्रोम। घड़ियों के पेंडुलम बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाएगा? नाइक्रोम का प्रयोग किया जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का ये सेशन आपके लिए लाभदायक साबित हुआ होगा। मिलेंगे अपने 6ठे नंबर प्रैक्टिस के साथ बहुत ही जल्द। शुक्रिया, जय हिंद।